नमस्कार, मेरा नाम है नूतन शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रिंट। आज 25 जून है, वही तारीख जब 1975 में हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने महज 13 साल की उम्र में ना ही सिर्फ आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, बल्कि सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके लिए इन्हें 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। नमस्कार नूतन जी, और द प्रिंट का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले सर यही पूछना चाहूँगी कि 13 साल की उम्र बहुत कम उम्र होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। ऐसे में आपके ज़हन में कैसे एक तरीके से इतना बड़ा विरोध करने का जो विचार है वो मन में आया, और एक कैसा अनुभव था वो? देखिए, ऐसा था कि मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शुरू से जाता रहा। तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो देश में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण चल रही हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस समय भारतीय जनसंघ में एक्टिव थे, तो हमारे घर पे कई नेता भी आते रहते थे। तो सामाजिक रूप से जो भी देश में चल रहा है उसके प्रति मैं पूरी तरह से जागरूक था, जानता था, और उसमें कुछ विचारों में भी परिपक्वता थी। जैसे हमारा देश, जहाँ प्रजातंत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी प्रगति में, हमारे देश को आगे जाके आगे प्रगति के स्थान पे, ग्लोबल लीडरशिप के स्थान पे जाना चाहिए, इस तरह के विचार थे। तो इस कारण से मैं वर्तमान उस समय की परिस्थिति से काफ़ी अनभिज्ञ था। तो कैसे, जब आपने, जैसा आप मुझे थोड़ी देर से पहले बता रहे थे कि एक फंक्शन था जहाँ से इन सब की शुरुआत आपने की थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपका पहला जो इंटरेक्शन है विरोध का वो हुआ था? देखिए, क्या हुआ कि 25 जून 1975 को रात को इमरजेंसी लगी, जैसे आपने बताया, और उस दिन पे भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन के लीडर्स, इवन आरएसएस के जितने भी ग्लोबल देश में बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सबको अलग अलग जगहों पे रात्रि में ही अरेस्ट करके विभिन्न जेलों में रख दिया। उसके बाद प्रेस सेंसरशिप लगा दी और सब जगह एक तरीके से डर का माहौल क्रिएट कर दिया इंदिरा गांधी ने। और उसके पहले की भी घटनाक्रम हमें सब पता था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को कॉन्ट्रामांड कर दिया था कि उनका वैलिड नहीं है, अब उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा प्रधानमंत्रीशिप से। और एक तरीके से वैसे ही पूरे देश में, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का बड़ा आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, विद्यार्थी परिषद उसमें उस आंदोलन में काफ़ी सब देश में भाग ले रहे थे, युवा विद्यार्थी सब लोग भाग ले रहे थे। तो ये समझ में आ रहा था कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था, उन्हें रिज़ाइन करना था अपनी सीट से, और वो रिज़ाइन करती एमपी की सीट से तो उनकी प्रधानमंत्रीशिप भी चली जाती, और वो अपनी सत्ता को जाने नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। देश में कोई ऐसी समस्या नहीं थी, यह स्पष्ट था। तो यह बात ध्यान में आके हमें लगा कि पूरी देश में एक तरीके से डर का माहौल क्रिएट कर दिया, और देश को एक तानाशाह के रूप में सत्ता पे काबिज होने का काम वो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो जब ये सारा हुआ तो फिर धीरे धीरे उन्होंने और अपना जो दंड की विधाएं थी और ज़्यादा अपोजिशन के लीडर्स पे लगाई। तो एक सभी लोगों ने सोचा कि इस पूरी प्रक्रिया जो ये जो आपातकाल की घोषणा करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको भी खत्म कर दिया गया है, तो इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और उसलिए मैंने कहा कि क्योंकि हम सब प्रतिबद्ध थे देश की इंटरेस्ट के लिए, तो हम लोगों ने कहा हम भी सत्याग्रह करेंगे और इंदिरा गांधी के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह करेंगे। अहिंसक सत्याग्रह के रूप में इंदिरा गांधी का विरोध प्रकट करेंगे, क्योंकि वो प्रचार कर रही थी कि देश में कहीं भी कोई विरोध नहीं हो रहा, सब लोग इमरजेंसी से बहुत खुश हैं, यहाँ पे एक अनुशासन पर्व हो गया है, सब तरीके से देश में एक नया प्रगति की तरफ रास्ता चल रहा है ग्लोबल लेवल पे। वो गलत थी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने तय किया
कई लोगों ने तय किया, संगठन ने तय किया, एक आपातकाल की एक समिति बनी थी, संघर्ष समिति बनी थी। तो उन लोगों ने तय किया, तो हमने भी अपना नाम दिया कि मैं भी सत्याग्रह करूंगा। तो ये तय हुआ कि 19 नवंबर को 1975 को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है उस दिन, तो एक बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से घोषणा हुई, और जो नेशनल स्टेडियम है इंडिया गेट के पास, वहाँ पे एक बच्चों का एक विशाल कार्यक्रम होगा इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन के रूप में, और उसमें प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी उस वक्त थे, वो भी मौजूद रहेंगे। तो हमने कहा कि, और फॉरेन प्रेस भी रहेगी, पूरे देश से लोग आएंगे, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो हमने कहा वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारे लगाएंगे और अपनी बात को इंदिरा गांधी के खिलाफ बात रखेंगे, तो वो ग्लोबल लेवल पे उसका एक मैसेज जाएगा। तो हम आपने लोगों ने क्या किया था उस कार्यक्रम में? ऐसा था कि वो जैसे स्टेडियम को आप देखते हैं, ऐसा गोल है, एक नीचे सारा ट्रैक होता है, तो बीच में बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए सेंटर में था, और चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। उसी में एक जगह स्टेज थी जिसमें प्रेसिडेंट साहब का भी एक स्टेज बना हुआ था, नीलम संजीव रेड्डी जी के का बैठने का, प्रेसिडेंट साहब का था, वहाँ से वो संबोधन करने वाले थे और वहीं पे वो बैठे हुए थे। उसके पीछे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में मीडिया के ब्लॉक्स थे, और एक ब्लॉक उनके पीछे था जहाँ पे भी कुछ विद्यार्थी या सब लोग बैठे हुए थे जो गेस्ट इनवाइटेड थे। तो हम लोग, मैं 8 लोग थे अलग अलग में, लेकिन मैं सबसे छोटा था। तो हम लोग गए उस स्टेडियम में, हम लोगों ने किसी तरह उस प्रोग्राम के कार्ड जो थे वहाँ पे प्रोक्योर कर लिए कि हम उसमें जाएं, और उस ब्लॉक में जो राष्ट्रपति जी के पीछे का, स्टेज के पीछे का यूं ऊपर का था, उसमें मैं बैठ गया, कुछ लोग कहीं सब जगह फैल गए। और हमने ये तय किया था कि एक समय जैसे ही राष्ट्रपति जी बोलना, अपना भाषण शुरू करेंगे, तो जो जो अलग अलग जगह पे खड़े हैं वो सब एकदम जोर से दौड़ खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, और नारा लगाएंगे, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी हाय हाय, इमरजेंसी बंद करो। इस तरह 3-4 नारे हम लोगों ने तय किए थे, वो हम लगाएंगे सब चारों तरफ। तो एक अफरा तफरी का माहौल भी बन जाएगा, एक तरीके से मैसेज भी जाएगा, मीडिया भी है, वो सब फोटो लेंगे। तो ये जैसे ही नीलम संजीव रेड्डी जी जो राष्ट्रपति जी थे, उनने बोलने के लिए खड़े हुए, एंकर ने उनको बुलाया, वो खड़े हुए, तो हम लोग अपनी स्थान पे, जहाँ पे जो जो बैठे थे, तो हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, हाय हाय, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी हाय हाय। उसका क्या प्रभाव पड़ा फिर? तो उसका फायदा ये हुआ, यानी एक तरीके से, एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया थी और देश की मीडिया थी, उन सब लोगों ने एकदम खड़े होकर सबकी फोटो खींची, और कुछ ही मिनटों में, यानी 5-7 मिनट में ही पुलिस सब जगह थी, तो उन्होंने हम लोगों को पकड़ के, हम लोगों को लेके बाहर जाने लगी। तो बाहर जब लाने लगे, तो जब बच्चों जगह जगह से पकड़े, तो वो भी सबको दिख रहा था, ओपन स्टेडियम है, तो उसमें जब नीचे उतार के ले गए और वहाँ से लेके बाहर ले जाने लगे, तो ग्लोबल मीडिया ने हमारे वीडियो भी लिए, फोटो भी लिए, नारे भी हम लोगों ने जो बोले उसको भी रिकॉर्ड किया, और हमारे पास छोटे छोटे हैंड रिटन पर्चे थे जो हमने अपने कपड़ों में डाल के रख लिए थे, वो निकाल के हमने सब जगह यूं फेंक दिए। जैसे मेरे पास 40-50 पर्चे थे, तो वो जो मीडिया ब्लॉक में फॉरेन मीडिया के पास, हमने उसमें फेंक दिए। उसमें ये लिखा हुआ था, 20 सूत्री के गुण गाना, नहीं तो सीधे अंदर जाना, मेरी गद्दी मेरे चमचे, मेरे भाषण फोटो चर्चे, इस तरह के 2-3 कविताएं, और ये डाउन डाउन इमरजेंसी, डाउन डाउन, ऐसे सब थे। तो वो एक तरीके से प्रोटेस्ट मार्च था, और उतनी देर में जो 10-15-20 मिनट का जो एक माहौल हुआ, और वो डिस्टर्ब हुआ, प्रेसिडेंट को भी उन्होंने एकदम सोचा, उन्हें भी नहीं पता था पुलिस वगैरह को क्या हुआ है, तो दे वर ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव। तो वो सब के कारण एक तरीके से एक मैसेज ग्लोबल लेवल पे गया, और वो एक था कि ये जो इंदिरा गांधी का जो नैरेटिव था कि कोई इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है, देश ने एक्सेप्ट कर लिया वो है, आपने तोड़ा वो इसके तोड़ लिए। दिया। आपने पारिवारिक तौर पर किस तरीके से संघर्ष किया इमरजेंसी के दौरान? देखिए, उसके बाद हमें तिलक मार्ग थाने में ले गए। मैं भारतीय विद्या भवन में 8वीं क्लास में पढ़ता था, 13 साल का था। तो हमारे
जैसे ही मेरे को जेल में डाला तो हमारे प्रिंसिपल को, जैसे एक दिन तो हमें थाने में रखा, तिलक मार्ग थाने में, उसके बाद चिल्ड्रन जेल में मुझे लेके रखा क्योंकि मैं 18 साल से कम था। बाकी लोग सब बड़े थे तो उनको तिहाड़ जेल में ले गए, मैं अकेला था जो चिल्ड्रन जेल में, मुझे अंबेडकर स्टेडियम के पीछे एक चिल्ड्रन जेल थी उस वक्त, तो वहाँ पे रखा गया। और उसके बाद मेरे स्कूल में लेटर भेजा गया कि क्योंकि ये इस डिफेंस ऑफ इंडिया रूल हमारे ऊपर वो धारा लगाई थी, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल की, वो सीरियस धारा है जिसमें कि आसानी से बेल भी नहीं मिलती है, और वह एक तरीके से एंटी सेडिशन टाइप का, ये कि सत्ता के राज्य के खिलाफ आंदोलन करने की धारा है, कि डिसलॉज करने की कोशिश की है, सरकार को हटाने गिराने की कोशिश की गई है इलीगल तरीके से, वो धारा है। तो उन्होंने फिर मेरे स्कूल को लिखा कि ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इनको आप जो भी जनरल था, मेरे अकेले नाम पे नहीं था, उनने सभी स्कूलों को भेजा था कि अगर स्कूल और कॉलेजेस में कि कोई भी ऐसे यूथ स्टूडेंट कोई इस तरह की एक्टिविटी में भागीदारी आपको दिखे तो उसको स्कूल से निकाल दो। तो मेरे प्रिंसिपल पे दबाव डाला कि अभी जब ये आएंगे तो इसको टर्मिनेट कर देना। वो था, मैं हमारे परिवार में मैं अकेला लड़का हूँ, मेरी ना भाई है ना बहन है। तो मेरे माँ बाप, मेरे माताजी पिताजी, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कैंपस में हमारा मकान था, वो प्रोफेसर थे, वहाँ पे पढ़ाते थे मेडिकल कॉलेज में। मेरी माँ हाउसवाइफ थी, तो हम कैंपस में ही रहते थे। तो जब मुझे जेल में रख दिया उसके बाद वो रहा, तो पता नहीं था कि कितने दिन जेल में रहेंगे। तो मेरी माँ को भी बहुत बुरा लगा, वो भी इस तरह से जागरूक थी। तो 25 दिसंबर को उन्होंने भी सत्याग्रह किया सदर मार्केट के अंदर 25 दिसंबर को उन्होंने सत्याग्रह किया। उन्होंने भी महिलाओं के जत्थे के साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ सत्याग्रह किया। तो 25 दिसंबर 1975 को उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, उनको तिहाड़ जेल में रखा गया। उसके कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी को भी अरेस्ट कर लिया और उनको लेडी हार्डिंग से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया उनकी नौकरी से। हम तीनों थे, उनको नागपुर पहले कुछ दिन तिहाड़ जेल में रखा, उनको उसके बाद नागपुर जेल में ले गए। मेरी माँ तिहाड़ जेल में थी, मैं इसमें जो था चिल्ड्रन जेल में रखा। तो उनको, मेरे पिताजी को सस्पेंड कर दिया, मेरे स्कूल को कहा कि जब ये वापस आएंगे तो इसको स्कूल से निकाल दें। कितना समय लगा इससे बाहर निकलने में, ये जितना भी ट्रॉमा आपके लिए रहा हो? देखिए, फिजिकली तो उन्होंने मुझे 3 महीने में 12 फरवरी 1976 को मुझे बेल दी, और उसके बीच में हम कोर्ट केसेस थे, कोर्ट में जाते थे, थाने से ही जेल से ही लेके जाते थे। और उसके अंदर जो काउंसलर वगैरह भी काफ़ी कोशिश करते थे, वो चाह रहे थे, जैसे थाने में भी पुलिस वगैरह वाले जो थे तिलक मार्ग थाने में, वो चाह रहे थे कि पता कर लें कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कौन है, किसने इनको प्रेरित किया, कौन इसने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ से पर्चे छपे। वो उनने काफ़ी कोशिश की, हम लोगों ने बताया नहीं। फिर जब हम जेल में चले गया मैं, तो वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि मेरे से माफ़ीनामा लिखवा लें कि तुम तो छोटे हो। काउंसलर भी भेजते थे, लेडी काउंसलर्स भी भेजे थे कि तुम तो छोटे हो, तुम कैसे लोगों से संघर्ष कर रहे हो। इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल सत्ता में, जो प्रधानमंत्री है इतने पावरफुल है, उनके साथ तुम अगर संघर्ष करोगे तो तुम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्या तुम अचीव करोगे। तुम, अगर हम कहते थे कि हम इमरजेंसी को हटाना चाहते हैं, कहते तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तुम नहीं हटा सकते। तो हमने कहा हाँ, हम इतने शक्तिशाली ना भी हों कि हटा नहीं सकते, लेकिन अपनी बात को मजबूती से कहेंगे। तो ये सारी बातें जो थी वो उसमें चलती रही, वो कम करते रहे, वो हटाने लगा। तो 3 महीने लगभग 19 नवंबर 1975 से 12 फरवरी 1976 तक मैं जेल में रहा। उसके बाद बेल उन्होंने मुझे दे दी, लेकिन DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल तो चलता रहा। तो हर सप्ताह में, हर एक सप्ताह में एक बार 30 हजारी कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के पास हमें जाना पड़ता था। वो पूछता था क्या तुम अपनी जो अपने काम के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो, क्या तुम अपनी गलती को मानते हो। हमने कहा कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी, गलती तो जो कर रहे हैं
उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इंदिरा गांधी को मांगनी चाहिए जो उसने देश को ऐसे अंधकार में डाल दिया। तो इसलिए वो फिर अगली डेट दे देते, तो वीक में एक बार थाने में जाना पड़ता था। ये तो 3 महीने में बेसिकली मैं जेल में रहा, और मेरी माताजी 2 महीने रही। मेरे उसके बाद लगभग फरवरी में ही मेरी माताजी को भी बेल मिल गया, लेकिन मेरे पिताजी को 6 महीने तक उन्होंने जेल में रखा, और उनको 6 महीने बाद उनको बेल मिली। लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया था, तो सरकारी नौकरी में थे तो तनख्वाह वगैरह भी रुक गई थी। तो काफ़ी एट्रोसिटीज़ हुई, और लगभग जब 1978 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लीडर को एक बार छोड़ा, उनको लगा कि अब मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देश में काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर बवाल सा हो रहा है इसके खिलाफ, और लोग खड़े हो गए जो वो सोच रही थी कि कोई भी इस इमरजेंसी के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा। तो उन्होंने देखा कि एक संघर्ष खड़ा हो गया है लोगों के अंदर, और जैसे इंडियन एक्सप्रेस और कई न्यूज़पेपर्स के लोग भी थे और ये सब थे, तो वो उन्होंने सोचा कि मैं शायद इलेक्शन डिक्लेयर करूंगी और इलेक्शन को मैं मैनिपुलेट करके जीत जाऊंगी, तो मैं फिर प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत ही बन जाऊंगी। लेकिन 1978 में इलेक्शन उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन वो हार गई, खुद भी इलेक्शन हार गई। तो भी हमारे केस यानी 1975 से लेके 1978 तक, जब तक जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, और सरकार बनने के भी 7-8 महीने तक हमारे केस चलते रहे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड धाराएं लगी थी, तो हमें कोर्ट में जाना पड़ता था कंटिन्यूसली। तो कम से कम हमारा केस शाह कमीशन के पास भी गया कि एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती की, जिन्होंने अहिंसक आंदोलन किया, केवल कुछ हिंसात्मक गतिविधि नहीं करी, सब तीनों पढ़े लिखे लोग हैं, और उन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ जो संविधान को, धाराओं को ख़त्म किया, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये सारा था। वर्तमान की अगर बात करूं तो अभी इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं कि कई सारे लोगों को अभी भी जेल में डाल दिया जाता है अपनी बात कहने के लिए, शर्जील इमाम हो या उमर खालिद जैसे लोग हों, और भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। तो उसको भी तानाशाही से जोड़कर जो है विपक्षी नेता हों या बाकी लोग हों देखते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थिति उस तरीके की है जिस तानाशाह जो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को, और अभी भी अपने बात करने की आज़ादी नहीं है, जेल में डाल दिया जाता है कुछ लोगों को? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, प्रजातंत्र किसके बल पे चलता है? हमारे इंस्टीट्यूशंस के बल पे ही चलता है ना। अगर हमारा कोर्ट्स हैं, हमारी इलेक्शन कमीशन है, हमारे अलग अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पंचायत है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के बल पे ही प्रजातंत्र चलता है। तो लेकिन अराजकता और संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात को कह रहे हैं, उसमें फ़र्क है। अगर आप नक्सलवाद जो फैलाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, के अगेंस्ट सीधा आर्म्ड एक्शंस के हिसाब से काम करना चाहते हैं, जिसको कि नक्सल कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, आर्म्स उठा के हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन लोगों के एक्शन को और एक प्रजातांत्रिक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको इक्वेट तो नहीं कर सकते ना। हम लोगों ने अहिंसात्मक तरीके से इंदिरा गांधी के जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को, संविधान को सबवर्ट करने का काम किया था, उसके खिलाफ जो संघर्ष किया था, तो उसको और इन नक्सलवादियों की एक्टिविटीज़ को इक्वेट नहीं कर सकते। अगर कोई नक्सली काम करेगा तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। आज आप देखिए, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए कितना महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। स्टोन पेल्टर्स को ले लीजिए, जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो उनके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। और इमरजेंसी की माहौल और आज के माहौल का कोई कंपैरिजन नहीं है। आज हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली इन प्लेस हैं। आज बोलने की स्वतंत्रता है, किसी तरह का संघर्ष, आंदोलन करने की पूरी स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। उस समय तो कुछ भी नहीं था। प्रेस सेंसरशिप, आप उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए, बीच बीच में
प्रेस प्रेस जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, अखबार में कुछ छप नहीं सकता था, टेलीविज़न में कुछ आ नहीं सकता था गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसको इक्वेट करना कोई मेरे ख्याल से वो नहीं है। आज के समय में देश के नेशनल इंटरेस्ट को सबवर्ट करने की जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम है। और अगर आपको ग्लोबल लेवल पे एक डेमोक्रेटिक इंडेक्स है हमारे ग्लोबल लेवल पे, उसमें भारत को प्रजातांत्रिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्लोबल लेवल पे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश हुए हैं। लेकिन हमें नंबर मिलते हैं 98%, 2% हमारे नंबर कटते हैं। वो क्यों? वो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को सबवर्ट किया गया था, उसके कारण वो कम होते हैं। तो वो इमरजेंसी, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों ने बार बार हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, 42nd अमेंडमेंट आप कौन संविधान का पढ़ लीजिए, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कर्टेल किया गया। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको रिवर्ट करने के लिए पार्लियामेंट में लेके आए। इमरजेंसी में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, उसको सबवर्ट करके सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच से साइन करवा के उसके केस को, फैसले को रिवर्ट किया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 1962 में भी लगाई। तो यूपीए कांग्रेस ने बार बार संविधान को अंडरमाइन किया है, और आज संविधान की किताब हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो वो संविधान की किताब हाथ में लेने से संविधान नहीं बचता। संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करने से बढ़ता है। किन लोगों ने उस संविधान की रक्षा के लिए काम किया है, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए काम किया। इसीलिए प्रजातंत्र सेनानी के रूप में जो इमरजेंसी में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, जिनको जेल भेजा गया, जिन्होंने संघर्ष किया, उन लोगों को प्रजातंत्र सेनानी के रूप में उनको सम्मान दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। इसी तरीके के और इंटरव्यूज़ को सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ।